नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, तो देखो पर्यावरण कैसे कहते हैं। चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा ही पर्यावरण है। जो हमारे चारों तरफ आप देखते हो, जो भी वस्तु हैं, इनका जो घेरा है, इंसान, वस्तुएं, सब चीज़ आ जाएगी इसमें, है ना। सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनवायरनमेंट। इतना आप समझे, आगे चलिए। ये अजैविक होते हैं, जैविक होते हैं। जैविक, अजैविक। ठीक है, दो हिस्सों में बांटा है इनको। पर्यावरण के घटक जानते हैं आप। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अब इसको हम समझेंगे। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक, एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट जिसे कहते हैं अजैविक घटक। इनको समझेंगे हम। बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों, पूरी क्लास को देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। दोबारा आपको ये कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए कि जैसे देखिए आप चालू करते हैं जैविक घटक को, सभी जीवित वस्तुएं आ जाएंगी इसके अंदर। ऑल लिविंग इंक्लूड, जितने भी जीवित हैं, जीव जंतु हों, मानव हों, ये सभी आ जाएंगे इसमें, जितने भी जीवित हैं, लिविंग हैं। और अबायोटिक में क्या होता है, भौतिक घटक होते हैं, उनको भौतिक घटक भी कहते हैं। इसमें सब निर्जीव चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सजीव चीज़ें या निर्जीव चीज़ें, जीवित चीज़ें, इनको भौतिक घटक भी कहते हैं, निर्जीव चीज़ें। चलो आगे देखते हैं। आप ये देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। ठीक है, ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक हैं। अब उत्पादक कौन होते हैं, वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। समझ में आ रहा है, वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाएंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे, नीली हरित शैवाल, जैसे काई भी बोलते हैं इसको, जो काई देखते हो आप, पानी, जहाँ पानी के आसपास देखा होगा आपने, हरी शैवाल होती है, सही काई भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार अजैविक घटकों को भी जानेंगे। इसमें पहले जैविक घटक कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो देखो जैविक घटक में और ये आ जाएगा। दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन कौन होते हैं हमारे, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, जैसे मानव वगैरह है, जानवर है कोई, ठीक है ना, इंसान है, ये सब क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है, अपघटक यानी डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र आप जानते हो, अपघटक नहीं जानते हो तो देखो समझेंगे। भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, जो मृत जीवों को निर्भर करते हैं वो, जैसे गिद्ध देखा है आपने, केचुआ देखा है, वल्चर बोलते हैं गिद्ध को, वल्चर। इस प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हें अपघटक बोलते हैं। जैविक अपघटक, ये क्या है, जैविक अपघटक हैं जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, जिसमें इसी प्रकार अब हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक यानी अजैविक घटक। जैसे कि हमने देखा, इनको भौतिक घटक भी कहते हैं। ये सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होंगी, नॉन लिविंग थिंग होंगी। नेचुरल, पहला क्या है, प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक बोलते हैं यानी नेचुरल। जैसे नदी, सूर्य का प्रकाश, वायु, है ना, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा अपने आप बने हैं, मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम,
इसमें मानव का हाथ होता है। जब मानव द्वारा निर्मित, जैसे सड़क है, बस है, मोबाइल है, कोई भी और अन्य चीज़ें हैं, जैसे ये मार्कर, कॉपी, ये सब क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक हो जाएंगे। इतना आप लोग समझे। चलिए आप आगे चलते हैं। अब आगे हम जानते हैं पहले हम जानेंगे पर्यावरण का अवकरण, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का अवक्रमण। अवक्रमण क्या होता है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे कोई मानव है, ह्यूमन, कोई मानव है, ये कैसा है, जैविक घटक है, अभी हमने जाना। रिवर है, नदी, नदी कैसा है, अजैविक घटक है, लेकिन ये प्राकृतिक है, अपने आप द्वारा अपने आप बनाया, मानव का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये जो बांध है, जैसे किसी मानव ने, ऐसे समझिए जो मानव ने कोई नदी पे एक बांध बनाया, डैम बनाया। अब इस को बनाया किसने, मानव ने, तो ये कैसा हो गया, कृत्रिम हो गया, अजैविक घटक। क्यों, क्योंकि ये जैविक तो है नहीं है, जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो गया, अजैविक घटक हो गया। इतना आप समझे। अब जो बांध बनाया है, इससे अगर लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण का दोहन कहलाएगा। अगर इस डैम को बनाने से हानि होती है तो पर्यावरण का अवक्रमण कहलाएगा, इतना आप समझे। मतलब लाभ कहलाएगा, कोई भी चीज़ मानव ने बनाई, अगर लाभ कहलाया तो पर्यावरण का दोहन, मानव ने बनाई है, प्राकृतिक रूप से है, उसका भी अगर मानव लाभ कमाता है उससे, मतलब उसका सदुपयोग करता है, तो वो पर्यावरण का दोहन कहलाता है। और अगर हानि होती है, उसका सदुपयोग नहीं होता है, तो पर्यावरण का अवक्रमण कहलाता है। इतना आप लोग समझे। चलिए आगे चलते हैं। मानव अपने चारों ओर संसाधनों का दोहन करता है, ठीक है ना, सदुपयोग करता है। इस स्थिति में संसाधनों का क्षरण व अपघटन भी होता है। अरे वेस्ट भी तो होती है, कोई चीज़ बनती है तो उसमें कुछ वेस्टेज भी चीज़ें निकलती हैं, तो क्षरण या अपघटन भी होता है। तो इसे ही पर्यावरण का अवक्रमण कहते हैं। समझ गए आप। तो इसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण का अवक्रमण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आपको। आगे चलिए, अब आगे देखेंगे। जैसे देखिए वन होते हैं हमारे, ठीक है ना, वनों के लाभ देखते हैं। वनों के लाभ क्या क्या होते हैं। देखो, कार्बन का अवशोषण करता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पत्तियाँ हैं, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, ये क्या करती हैं, ये CO2 ये कार्बन को अवशोषित करती हैं, यानी अंदर ले लेती हैं, और फिर उससे क्या करती हैं, उससे भोजन बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, तो आपको पता है, कार्बन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसके चारों तरफ यहाँ वाष्प भी होती है, आप देखते हो पत्तियों के चारों तरफ, है ना, वाष्प भी होती है। वाष्प उत्सर्जन भी करते हैं, ये वाष्प होती है पत्तियों के चारों तरफ। समझ गए इतना। पानी भी निकलता है इन पत्तियों से, ठीक है ना। ऑक्सीजन देते हैं ये हमको, तो इनसे बहुत लाभ है। और क्या करते हैं, ये वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा भी इनकी सहायता से होती है। पानी जो पड़ता है, बरसात होती है,
वो वर्षा भी इनकी सहायता से होती है। और क्या करते हैं, मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। मृदा अपरदन जैसे समझिए, जैसे जड़ है, पेड़ की जड़ होती है, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, वो मिट्टी को, सॉइल को पकड़ के रखती है सॉइल एरोजन होने में। ठीक है ना। आगे देखिए, दवाइयाँ बनाने में उपयोगी, दवाइयाँ भी कई सारी बनती हैं इनसे। ठीक है, जैसे शहद, इमारती लकड़ी, ये चीज़ें भी हमने पेड़ पौधों से, वनों से प्राप्त होती हैं, है ना। और ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करती है, ये ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में वन हमारी सहायता करते हैं। अब देखो, ये एक परियोजना चलाई गई थी इसके लिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। जो साउंड पोल्यूशन होता है, जो गाड़ियों से बहुत आवाज़ निकलती है, तो इसलिए ये परियोजना चलाई गई थी, ग्रीन मफलर परियोजना। इसका काम क्या था, इसका उद्देश्य था हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाना। ये इसका काम था कि हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाना किसका काम था, ग्रीन मफलर परियोजना का ये काम था। इतना आप लोग समझे। अब चलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम देखेंगे अवक्रमण के निम्नलिखित कारण तथा प्रभाव। इसका प्रभाव समझेंगे। जो अवकरण होता है, जैसा कि हमने जाना था, अवकरण क्या होता है, जो हानि हो रही होती है ना। दोहन मतलब लाभ। तो वनों का जो कटाव हो रहा है, काटे जा रहे हैं वन, इनसे हानि क्या क्या होती हैं। तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, आपको मालूम है कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। फिर और क्या होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा, भाई सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। मिट्टी कटेगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी जल्दी बह जाएगी पानी के साथ। बारिश होती है तो बूंदें जो गिरती हैं ज़मीन पर, तो वो मिट्टी को भी अपने साथ बहाती हैं। अगर पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ें, जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ की यूँ जड़ें होती हैं, पकड़ के रखती हैं मिट्टी को। ठीक है ना। तो पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी बह जाएगी जल्दी, तो इसी को कहते हैं मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन। तीसरा देखो, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है। वर्षा कम होगी, वर्षा कम होने लग जाएंगी। ठीक है। जैव विविधता में कमी हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी। तो आपने इससे क्या समझा कि भाई पेड़ कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है ना। इसी प्रकार आगे चलेंगे। एक होता है देखो परमाफ्रॉस्ट और आर्कटिक महासागर की बर्फ़ का पिघलना, ये हेडिंग है। परमाफ्रॉस्ट समझेंगे पहले, परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। आर्कटिक महासागर आप जानते होंगे, ठीक है। इसकी बर्फ़ पिघल रही है, पिघलेगी क्यों, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बर्फ़ पिघलेगी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए परमाफ्रॉस्ट क्या होता है ये समझेंगे। यहाँ देखिए आप, परमाफ्रॉस्ट जैसे जो ज़मीन होती है, ज़मीन के नीचे दबी बर्फ़ को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो ज़मीन होती है, मृदा है, मिट्टी, नीचे भी मिट्टी होती है, ऊपर भी मिट्टी होती है, बीच में बर्फ़ होती है। आप बोलो बीच में सर जी बर्फ़ कैसे आई। तो देखिए पहले मिट्टी थी, कई सालों तक यहाँ मिट्टी रही। ठीक है। और बर्फ़बारी भी होती रही, इस मिट्टी पे ही बर्फ़बारी हुई। ठीक है। कई सालों पहले, करोड़ों साल पहले। फिर क्या हुआ, ये जो बर्फ़ गिरी उसके बाद परिवर्तन हुआ, कई हवाएं चली, हवाओं के साथ धूल के कण आए या भिजते चले गए। तो इसी प्रकार से धीरे 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 इसकी एक मोटी लेयर बन जाती है। जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसकी क्या है, एक मोटी सी लेयर बन जाती है मिट्टी की। 50 फीट 100 फीट तक भी हो सकती है। उसके नीचे जैसे बीच में ये बर्फ़ आ गई। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये बर्फ़ जो है पिघलेगी, ये पिघलेगी तो क्या होगा, जैसा कि आपको बताएंगे। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं,
ज़मीन के नीचे दबी बर्फ़ परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अगर पिघलेगी तो क्या होगा, देखिए कार्बन उत्सर्जन होगा, बढ़ेगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, बढ़ेगा, बाढ़ की समस्या आएगी। जैसे पिघलेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा, बाढ़ की भी समस्या आएगी, समुद्र का स्तर भी, जल स्तर भी बढ़ेगा। जैसे द्वीप डूब जाएंगे, जो द्वीप देखते हो, बंदरगाह देखते हो आप, है ना, सी पोर्ट्स, और द्वीप देखते हो, आइलैंड्स, ये सब डूब जाएंगे, डूबने लग जाएंगे। और क्या होगा, समुद्री जल धाराओं में परिवर्तन होगा, इन पर प्रभाव डलेगा, ये बदलेंगी। भाई समुद्र की जल धाराएँ भी बदलेंगी, हीट वेव्स बनेगी, हीट वेव्स बनेगी तो क्या होगा, कृषि में नुकसान होगा, जलवायु पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है, पेड़ पौधे बचाओ, पर्यावरण को बचाइए, नहीं तो मानव जीवित कैसे है। ऑक्सीजन चाहिए मानव को, वो कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से। ठीक है, अब इसे देखिए रोकने के लिए क्या किया गया है, इसे पिघलने से रोकने के लिए 8 देश थे, हैं 8 देशों ने, कनाडा है, एक रूस है, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, अलास्का है, स्वीडन है, डेनमार्क है। इन देशों को आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड का नक्शा देखें तो ये कहाँ पे पाएंगे, हमारे उत्तर की साइड में पाए जाते हैं, उत्तरी दिशा में। ठीक है, पृथ्वी के हिसाब से देखें तो ये उत्तर दिशा की तरफ पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए 2007 में भारत ने अपना एक दल भेजा था यहाँ पे, कहाँ भेजा था, नॉर्वे के एक द्वीप है नॉर्वे का, वहाँ पे भेजा था, स्वेलबर्ड में, है ना, हिमाद्री स्टेशन बनाया था वहाँ पे। ठीक है, और 8 जून को 2009 से शुरू हुआ था, 8 जून को क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। इतना आप समझे, ठीक है, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। अच्छा, ये जो 8 देश हैं, इनकी स्थापना कब की गई, तो हम यहाँ देखेंगे 1996 यानी 1996 में आर्कटिक काउंसिल की स्थापना हुई। ये आर्कटिक काउंसिल की क्या हुई, स्थापना हुई थी 1996 में। इसमें 8 देश थे, हमने आपको बताया, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, अलास्का, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, भारत ने भी अपना भेजा, और स्वेलबर्ड में अपना हिमाद्री स्टेशन बनाया था। नॉर्वे का एक द्वीप है स्वेलबर्ड, ठीक है, वहाँ पे द्वीप लिया था उससे, नॉर्वे से, वहाँ पे अपना हिमाद्री स्टेशन बनाया था। अब आगे चलेंगे, वर्ल्ड ओशियन डे हमने आपको बताया, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जानेंगे खनन, खनन का क्या प्रभाव पड़ेगा, माइनिंग इफ़ेक्ट क्या होगा। खनन आप जानते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट है, तत्व है, ज़मीन से निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं, खनन द्वारा। मिनरल्स निकाले जाते हैं, खनन द्वारा निकाले जाते हैं। जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, चाहे सोना, चांदी, कोयला, लोहा, हम कुछ भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनको काट के ही तो निकालते हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल से, ज़मीन में से। ठीक है, अब देखिए माइनिंग यानी खनन, खनिजों के दोहन करने के लिए माइनिंग की जाती है। दोहन मतलब अच्छा उपयोग, जैसे हम अब लाइट ले रहे हैं, कोयले से लाइट बन रही है, तो हम लोग इनका दोहन कर रहे हैं, अच्छा उपयोग कर रहे हैं ना, यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। हमें दोहन ही करना चाहिए, हमें अवकरण नहीं करना चाहिए, अवक्रमण नहीं करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। ठीक है, माइनिंग देखिए, अब खनन, ये 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं उसके, आप देखेंगे, स्ट्रिप या लेयर्ड यानी परतदार खनन। परत दर परत होती है, ठीक है, ऊपर से होगी, एक परत हटाई जाएगी मिट्टी की। अब देखते होंगे जैसे खेत है, उस पर से मिट्टी की एक लेयर हटा दी, ठीक है, फिर ऐसे इसी प्रकार से नीचे की फिर एक और लेयर हटा दी, तो उसके नीचे क्या होगा, इसलिए
इसे खुला खनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला खनन। परतदार खनन को हम खुला खनन भी कहते हैं, यानी ओपन माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है। और भूमिगत खनन दूसरा क्या है हमारा? अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है? जैसे भूमिगत, यानी बंद खनन भी बोलते हैं इसको, क्लोज्ड माइनिंग। ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी शायद, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें क्या होता है, माइनिंग ऊपर से यूँ होल होता है, उसके अंदर चले जाते हैं पहले व्यक्ति, उसके अंदर परत दर परत करके माइनिंग करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, इस प्रकार से माइनिंग होती है इसमें। तो ये बंद खनन कहलाता है, क्योंकि नीचे अंदर अंडरग्राउंड नीचे जाके 50-100 फीट पे या उससे भी ज़्यादा जब होती है खनन, है ना। तो इसको भूमिगत खनन या अंडरग्राउंड माइनिंग या बंद खनन भी कहा जाता है। ज़मीन के नीचे धंस जाती है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? ज़मीन नीचे धंस जाती है। ठीक है। भूमिगत जल जो है वो अम्लीय हो जाता है, ये इसके नुकसान है। इसके क्या नुकसान है? जैसे देखें, वायु प्रदूषण होता है। खुला खनन है, हवा चल रही है, हवा में धूल के कण मिलेंगे तो वायु प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण भी होगा, भाई मृदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल प्रदूषण भी होगा, जो धूल के कण हैं जो या जो भी खुदाई हो रही है वो सब पानी में भी मिलेंगे, झील में मिलेंगे, नदी में मिलेंगे, तो क्या होगा? जल प्रदूषण भी होगा। तो इतना आप लोग समझे। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे भारत में कोयला, कोयले के बारे में जानेंगे भारत में। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, कोल इन माई इंडिया, भारत में कोयला। धनबाद का झारखंड है, एक जगह है धनबाद, कहाँ है? झारखंड में है। सर्वाधिक कोयला भंडार है यहाँ पे, सर्वाधिक कोयला भंडार। ठीक है, याद रखेंगे। खनन कार्य ज़्यादातर यहीं से होता है। वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, लेकिन फिर भी होता है। लोगों को समस्या होती है यहाँ पे, लोगों को बहुत समस्या होती है। किस किस चीज़ की समस्या होती है इससे? हृदय और फेफड़ों की समस्या अधिक होती है। ठीक है ना। आगे देखिए मेघालय। मेघालय को आप जानते हैं, हमारा स्टेट है मेघालय। मेघालय में कोयले निक्षेपण पाए जाते हैं। डिपॉजिट आर फाउंड। ठीक है। गारो हिल के पास, गारो हिल है मेघालय में, गारो हिल, वो उसके पास पाए जाते हैं। यहाँ नया कोयला पाया जाता है, लेकिन ठीक है, पुराना कोयला नहीं होता, यह नया कोयला होता है। नया कोयला क्या होता है? इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका जो कोयला होता है, इसका जो कोयला होता है वो कोयला अम्लीय होता है, एसिड होता है, यानी कि जलाओगे तो ढंग से जलेगा नहीं, धुआं ज़्यादा करेगा, ढंग से जलेगा नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार का कोयला होता है, इसे नया कोयला कहते हैं। इतना आप समझे क्यों? आगे देखिए, सरकार ने यह कोयले की खनन पर रोक लगाई है। इसलिए सरकार ने क्या किया, इस कोयले की खनन पर रोक लगा दी। किसने? सरकार ने। यहाँ पर फिर भी इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन होता है। अवैध खनन मतलब इलीगल माइनिंग होती है, मतलब सरकार को नहीं पता फिर भी कर रहे हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग, ज़मीन के नीचे खनन, इसमें हम रेट होल खनन माइनिंग भी कहते हैं, रेट होल खनन भी कहते हैं इसको, रेट होल माइनिंग भी कहेंगे, रेट होल खनन भी कहते हैं इसी को। ठीक है, इतना आप समझे। अंडरग्राउंड माइनिंग को ही रेट होल खनन भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जल प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इससे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिक होता है जो अंडरग्राउंड माइनिंग है उससे। अब जानेंगे प्लास्टिक का प्रभाव, प्लास्टिक इफेक्ट, प्लास्टिक का प्रभाव। जैसे बोतलें हैं, आप देखते हो बोतलें हैं, पॉलीथीन है, ये पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। बोतल हैं, पॉलीथीन है, ये क्या करती हैं? पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसे बनाने में पॉलीमर
उपयोग किया जाता है? पॉलीमर जानते हैं? इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। जो पॉलीमर होते हैं उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति था, जानेंगे कौन था वो व्यक्ति? गुलताफ तुलिन। कौन था वो व्यक्ति? गुलताफ तुलिन। गुलताफ तुलिन ने क्या किया? 1965 में, यानी 1965 में पॉलीबैग बनाया एक, ठीक है। इसने क्या किया? एक पॉलीबैग बनाया। यूरोप की कंपनी ने इसे क्या किया? बोला कि लाओ हमें दे दो भाई लीज पे, है ना। कैलो प्लास्ट नाम की एक कंपनी बनाई, उसमें पॉलीथीन बनाना शुरू कर दिया फिर उन्होंने, यूरोप की कंपनी ने। कुछ समय में यह यूरोप फिर पूरी दुनिया में फैल गई। ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हैं पूरी दुनिया में फैल गई। पहले यूरोप में फैली, फिर पूरी दुनिया में फैल गई जो पॉलीथीन है। फिर आगे जानेंगे, जैसे ये नया दूसरा व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था? चार्ल्स मुर। क्या नाम था इसका? इस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मुर। इसने पॉलीथीन की हानि बताई। क्या बताया इसने? पॉलीथीन से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये किसने बताया? चार्ल्स मुर ने बताया। चार्ल्स मुर ने बताया। इसने देखा, पहले इसने क्या देखा? इसने देखा जैसे किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं, देखते हैं कि अरे यार ये कैसे हो रही है ये चीज़, ये सर समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो अच्छा हम भी चेक करेंगे। तो इसी प्रकार मछलियों के अंदर पॉलीथीन मिली इसको, गाय के अंदर पॉलीथीन मिली, पक्षियों के अंदर पॉलीथीन मिली। तो इसने बोला यार ये तो बहुत नुकसानदायक है। तो हानि देखो, हानि क्या क्या है? पानी में गोलन ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है हमारी, उसकी मात्रा को कम कर देता है। ये क्या कर देता है? पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, ठीक है। मृदा में पोषक तत्वों को नष्ट करती है ये पॉलीथीन। क्या करती है? जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो भी उसके लाभदायक अच्छे पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट ख़त्म कर देती है, ठीक है, ख़त्म कर देती है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं को नष्ट करती है। हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव डालता है इसका? जो कोशिकाएं हैं हमारी, उनको नष्ट कर देती है, सेल्स मर जाते हैं कई सारे, ठीक है। जलाने पर क्या होता है? प्रदूषण करती है ये पॉलीथीन। क्या करती है? जलाएंगे इसको, अगर जलाने पर क्या करेगी ये? प्रदूषण कर देती है। तो इसी प्रकार जानेंगे, ये नोट जानेंगे पॉलीथीन का। फिर 2002 में, जो 2002 आया था, अब 2026 चल रहा है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें, तो 2002 में बांग्लादेश ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया था। 2002 में किसने लगाया? बांग्लादेश ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 2009 में हिमाचल ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। 2009 में हिमाचल ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया था। अब 2018 में सिक्किम है, सिक्किम ने संपूर्ण प्रतिबंध लगाया था। संपूर्ण यानी कि पूर्ण तरह से, पूर्णतः प्रतिबंध, मतलब सभी चीज़ प्लास्टिक की बंद। मतलब इन्होंने तो पॉलीथीन पे ही प्रतिबंध लगाया था, इनने संपूर्ण जो भी चीज़ें हैं सभी पे लगा दिया था सिक्किम ने। सभी प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था, पूर्णतः, ठीक है। इतना आप लोग समझे। अब आगे का पॉइंट देखें। सिक्किम कौन बना फिर? 2018 में बना था विश्व का पहला कार्बनिक राज्य। कौन बन गया? वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। कौन बन गया? सिक्किम। 2018 में बना सिक्किम विश्व का पहला कार्बनिक राज्य या वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। तो आपको वीडियो कैसी लगी? जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हैप्पी पर्यावरण दिवस। जय श्री राम।